सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज अपना टॉपिक रहेगा व्यक्तिगत विभिन्नताएं। उसी को अपने शुरू करते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता छोटा सा टॉपिक है, एक क्लास में ही अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। व्यक्तिगत विभिन्नताएं, एक क्लास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्तिगत विभिन्नता है, ये अपना टॉपिक है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या है कि दो व्यक्ति हैं, वो कभी भी एक समान नहीं होते और उनमें अंतर पाया जाता है। और यही अंतर किसके नाम से जाना जाता है? यही अंतर व्यक्तिगत विभिन्नताओं के नाम से जाना जाता है। घर में हम अगर पूछा जाए कि जो व्यक्तिगत विभिन्नता है, व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रतिपादक किसको माना जाता है, तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रतिपादक किसको माना जाता है? गाल्टन को माना जाता है। गाल्टन वही व्यक्ति है जिसने बुद्धि शब्द का प्रयोग भी किया है और शब्द साहचर्य विधि का प्रतिपादन भी किया है। उसी का ये एक छोटा सा टॉपिक है, एक ही क्लास में अपना ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। तो अब सुने आप, 19वीं शताब्दी में व्यक्तिगत भेदों के मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई, जिसका प्रतिपादक गाल्टन को माना जाता है। हाँ जी, बिल्कुल, जिसका प्रतिपादक गाल्टन को माना जाता है। दो व्यक्ति कभी भी एक समान नहीं हो सकते। उनमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक, शारीरिक, खान पान, वेशभूषा, आदत, व्यवहार, स्वभाव आदि सभी में अंतर पाया जाता है और यही अंतर व्यक्तिगत विभिन्नताओं के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात किसी भी व्यक्ति को देखेंगे तो दो व्यक्ति कभी भी एक समान नहीं होंगे। अगर घर में दो तीन भाई बहन है तब भी वो आपस में समान नहीं होंगे। ये सारी चीजें किस नाम से जानी जाती है? ये सारी चीजें व्यक्तिगत विभिन्नताओं के नाम से जानी जाती है। दो तीन परिभाषा है, इंपॉर्टेंट परिभाषा है टाइलर की। टाइलर की परिभाषा इंपॉर्टेंट है, दो बार ये पहले भी पेपर में पूछी गई है। तो टाइलर क्या लिखता है कि टाइलर है, एक क्रोव है, क्रो की परिभाषा है, एक वेलेंटाइन की परिभाषा है। टाइलर लिखता है कि दो व्यक्तियों में अंतर होना एक सार्वभौमिक घटना है। दो व्यक्तियों में अंतर होना एक सार्वभौमिक घटना है, यह टाइलर की परिभाषा है। क्रो है, क्रो क्या लिखता है कि समान आयु के बालकों में सीखने की क्षमता समान हो ऐसा संभव नहीं हो सकता। समान आयु के बालकों में सीखने की क्षमता समान हो ऐसा संभव नहीं हो सकता। मान लो दो 10 वर्ष के बालक हैं, एक ही विद्यालय में पढ़ रहे हैं, एक ही अध्यापकों के द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं, फिर भी दोनों बालकों में अधिगम की क्षमता, सीखने की क्षमता है वो अलग अलग रहेगी। वेलेंटाइन क्या लिखता है? वेलेंटाइन लिखता है कि विभिन्न व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और स्वयंगात्मक रूप से अलग अलग होते हैं। विभिन्न व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और स्वयंगात्मक रूप से अलग अलग होते हैं। यही व्यक्तिगत विभिन्नताओं के नाम से जाना जाता है। यही चीज किसके नाम से जानी जाएगी? यही चीज व्यक्तिगत विभिन्नताओं के नाम से जानी जाएगी। तो देखें, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं का जनक, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का जनक और व्यक्तिगत विभिन्नताओं का जनक किसको माना जाता है? गाल्टन को माना जाता है। किसको माना जाता है? गाल्टन को। 19वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी में व्यक्तिगत भेदों के मनोविज्ञान की, व्यक्तिगत भेदों के मनोविज्ञान की
उत्पत्ति हुई, व्यक्तिगत भेदों के मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई, जिसका प्रतिपादक गाल्टन को माना जाता है। जिसका प्रतिपादक किसको माना जाता है? गाल्टन को माना जाता है। दो व्यक्ति कभी भी एक समान नहीं हो सकते। दो व्यक्ति कभी भी एक समान नहीं हो सकते। उनमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, स्विंगात्मक आदत, व्यवहार, स्वभाव, आदत, व्यवहार, स्वभाव, खान पान, वेशभूषा आदि सभी में अंतर पाया जाता है। आदि सभी में अंतर पाया जाता है और यही अंतर व्यक्तिगत विभिन्नताओं के नाम से जाना जाता है। और यही अंतर व्यक्तिगत विभिन्नताओं के नाम से जाना जाता है। नोट करें, यही अंतर किस नाम से जाना जाता है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं के नाम से जाना जाता है। नोट किया? चले आगे। उसके बाद है टाइलर। टाइलर की परिभाषा इंपॉर्टेंट है। टाइलर पूछी भी गई है 2 बार। टाइलर क्या लिखता है कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर होना, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर होना एक सार्वभौमिक घटना है। एक सार्वभौमिक घटना है। अंतर होना एक सार्वभौमिक घटना है। क्रो लिखता है कि समान आयु के बालकों में सीखने की क्षमता समान हो। बालकों में सीखने की क्षमता समान हो, ऐसा संभव नहीं हो सकता। उसके बाद है वेलेंटाइन। वेलेंटाइन क्या लिखता है? विभिन्न व्यक्तियों में
विभिन्न व्यक्तियों में शारीरिक, मानसिक और स्वैंगात्मक अंतर पाया जाता है। शारीरिक, मानसिक और स्वैंगात्मक अंतर पाया जाता है। और यही अंतर व्यक्तिगत विभिन्नताओं के नाम से जाना जाता है। तो यही अंतर व्यक्तिगत विभिन्नताओं के नाम से जाना जाता है। और यही अंतर किसके नाम से जाना जाता है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं के नाम से। नोट करें। उसके बाद आता है अपना व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण, कि व्यक्तिगत विभिन्नता के क्या कुछ कारण है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण, कि व्यक्तिगत विभिन्नता के क्या कुछ कारण है। तो उसके बाद अपना आता है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण। पहला जो अपना कारण है वो है वंशानुक्रम। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारणों में पहला कारण कौन सा है? वंशानुक्रम है। वंशानुक्रम का समर्थन कौन करते हैं? वंशानुक्रम का समर्थन करता है मेंडल, मैकडुगल, मन और कार्ल पियर्सन। व्यक्तिगत विभिन्नताओं में जो वंशानुक्रम है, वंशानुक्रम का समर्थन किसके द्वारा किया गया है? मेंडल के द्वारा, मैकडुगल के द्वारा, मन के द्वारा और कार्ल पियर्सन के द्वारा। वंशानुक्रम, संतानों को अपने माता पिता, दादा दादी से जो भी गुण विशेषता मिलेगी वो वंशानुक्रम है। अब देखें, मेंडल ने वंशानुक्रम के संबंध में मटर के पौधे और चूहे पर अपना प्रयोग किया और उसके बाद निष्कर्ष दिया कि वंशानुक्रम के कारण ही एक ही माता पिता से उत्पन्न होने वाली संतानों में भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। उसके बाद है मैकडुगल। मैकडुगल लिखता है कि वंशानुक्रम के कारण ही व्यक्तियों की मूल प्रवृत्तियों में और संवेगों में अंतर पाया जाता है। वंशानुक्रम के कारण ही व्यक्तियों की मूल प्रवृत्तियों में और संवेगों में अंतर पाया जाता है। मन क्या लिखता है? मन लिखता है कि हम सभी का प्रारंभ समान रूप से होता है। गर्भावस्था से हम सभी का प्रारंभ समान रूप से होता है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हम में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पैदा हो जाती है, जिसका मूल कारण वंशानुक्रम है। कार्ल पियर्सन क्या लिखता है कि व्यक्तियों में व्यक्तिगत विभिन्नता वंशानुक्रम के साथ जोड़ी जाती है। व्यक्तियों में व्यक्तिगत विभिन्नता वंशानुक्रम के साथ जोड़ी जाती है। तो देखें वंशानुक्रम के लिए, और वंशानुक्रम का समर्थन किसने किया है? तो वंशानुक्रम का समर्थन किया है मेंडल ने, मैकडुगल ने, मन और कार्ल पियर्सन। ये वंशानुक्रम का समर्थन करते हैं।
मेंडल ने वंशानुक्रम के संबंध में, मेंडल ने वंशानुक्रम के संबंध में मटर के पौधे और चूहे पर, मटर के पौधे और चूहे पर अपना प्रयोग किया और निष्कर्ष दिया कि वंशानुक्रम के कारण ही एक ही माता पिता से उत्पन्न होने वाली संतानों में भी, एक ही माता पिता से उत्पन्न होने वाली संतानों में भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। संतानों में भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। मैकडूगल का मानना है, क्योंकि मैकडूगल को मूल प्रवृत्तियों का प्रतिपादक माना जाता है, मैकडूगल का मानना है कि वंशानुक्रम के कारण ही लोगों की मूल प्रवृत्तियों और स्वेंगों में अंतर पाया जाता है। मूल प्रवृत्तियों और स्वेंगों में अंतर पाया जाता है। नोट करें, मूल प्रवृत्तियों में और स्वेंगों में अंतर पाया जाएगा। नोट करें, फिर आगे चलेंगे। उसके बाद आता है मन की परिभाषा। मन क्या लिखता है? हम सभी का प्रारंभ समान रूप से होता है, हम सभी का प्रारंभ समान रूप से होता है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पैदा हो जाती है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं पैदा
हो जाती है जिसका मूल कारण वंशानुक्रम। और कार्ल पियर्सन व्यक्तियों में व्यक्तिगत विभिन्नता वंशानुक्रम के कारण पैदा होती है। व्यक्तियों में व्यक्तिगत विभिन्नता वंशानुक्रम के कारण पैदा होती है। व्यक्तियों में व्यक्तिगत विभिन्नता वंशानुक्रम के कारण पैदा होती है। नोट करें। चले आगे। दूसरा जो अपना कारण है वो है वातावरण। दूसरा कारण कौन सा है? तो दूसरा कारण है अपना वातावरण। वो वंशानुक्रम के समर्थन करते हैं। वातावरण का समर्थन कौन करता है? फ्रेंच बोन्स। वातावरण का समर्थन कौन कर रहा है? फ्रेंच बोन्स। ये वंशानुक्रम के स्थान पर वातावरण को व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए उत्तरदायी मानता है। तो वातावरण के लिए फ्रेंच बोन्स क्या लिखता है? देखें, फ्रेंच बोन्स लिखता है कि जो वातावरण है ये व्यक्ति की शारीरिक संरचना के निर्माण में अपना योगदान देता है। जो प्रतिभाशाली बालक है वहां से आपको केवल और केवल बुद्धि लब्धि याद रखनी है 140 है ना, 140 बस इतना याद कर लेंगे ना अपने प्रतिभाशाली बालक में, तो वहां अपना ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। इससे ज्यादा कभी कुछ पूछा ही नहीं गया है 140 से ज्यादा। ठीक है, आगे देखें आप। फ्रेंच बोन्स लिखते हैं कि जो वातावरण है ये व्यक्ति की शारीरिक संरचना के निर्माण में अपना योगदान देता है। फ्रेंच बोन्स लिखता है कि ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोग और गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोग, इनकी शारीरिक संरचना में, व्यवहार में, स्वभाव में, इन चीजों में अंतर पाया जाता है। फ्रेंच बोन्स लिखता है कि ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोग गोरे, सुंदर, स्वस्थ, हष्टपुष्ट, लाल रक्त कणिकाएं अधिक, कार्य क्षमता अधिक, विनोद प्रिय स्वभाव आदि सभी विशेषता वाले होते हैं। दूसरा, गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोग काले, क्रोधी, कपटी, आलसी, स्वार्थी, चिड़चिड़ा स्वभाव, अपेक्षाकृत अस्वस्थ, कम कार्य क्षमता आदि सभी विशेषता वाले होते हैं। तो अब देखें, जो इन दोनों ही प्रदेशों के लोगों में जो अंतर किया गया है, अंतर किसके द्वारा किया गया है? वातावरण के द्वारा किया गया है। तो देखें, फ्रेंच बोन्स के लिए, फ्रेंच बोन्स के अनुसार फ्रेंच बोन्स के अनुसार वातावरण व्यक्ति की शारीरिक संरचना के निर्माण में, वातावरण व्यक्ति की शारीरिक
संरचना के निर्माण में, शारीरिक संरचना के निर्माण में अपना योगदान देता है। अपना क्या देगा? योगदान। अपना योगदान देता है। ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोग, ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोग गोरे, सुंदर, स्वस्थ, लाल रक्त कणिकाएं अधिक, कार्य क्षमता अधिक, आदि सभी विशेषता वाले होते हैं। आदि सभी विशेषता वाले होते हैं। आदि सभी विशेषता वाले होते हैं। गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोग, गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोग काले, क्रोधी, कपटी, आलसी, अपेक्षाकृत अस्वस्थ, कार्य क्षमता कम, आदि सभी विशेषता वाले होते हैं। आदि सभी विशेषता वाले होते हैं। आदि सभी विशेषता वाले होते हैं। तो दोनों में अंतर किसने किया है? दोनों में अंतर किया है वातावरण। चले आगे। नोट करें, फिर आगे चलेंगे। उसके बाद अपना आता है, उसके बाद अपना क्या आएगा? उसके बाद है लिंग के आधार पर, जेंडर के आधार पर अंतर। तीसरा कारण कौन सा है? लिंग के आधार पर अंतर। लिंग के आधार पर अंतर। और लिंग के आधार पर अंतर ये समर्थन करने वाले दो विद्वान हैं। समर्थन किसने किया है? स्टेनले होल ने और स्कीनर ने। समर्थन कौन करते हैं? स्टेनले होल और स्कीनर इस चीज का समर्थन करते हैं। स्टेनले होल और स्कीनर
स्टेनले हॉल क्या लिखता है? स्टेनले हॉल वही व्यक्ति है, स्टेनले हॉल वही व्यक्ति है जो किशोर मनोविज्ञान का जनक है। स्टेनले हॉल कौन है? स्टेनले हॉल वही व्यक्ति है जो किशोर मनोविज्ञान का जनक है। नोट करें अच्छे से। स्टेनले हॉल क्या लिखता है कि प्रकृति ने ही दूसरा अपना क्या आता है? तीसरा अपना कारण कौन सा कारण है? लिंग के आधार पर अंतर। तीसरा कारण आता है अपना लिंग के आधार पर अंतर, और इसका समर्थन कौन करते हैं? इसका समर्थन कर रहे हैं स्टेनले हॉल और स्किनर। कौन? स्टेनले हॉल और लिंग के आधार पर अंतर का समर्थन कर रहे हैं स्टेनले हॉल और स्किनर। स्टेनले हॉल वही व्यक्ति है जिसे किशोर मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। स्टेनले हॉल वही है। स्टेनले हॉल क्या लिखता है कि लिंग के आधार पर प्रकृति ने ही, लिंग के आधार पर प्रकृति ने ही महिला और पुरुष में इतने अधिक शारीरिक अंतर किए हैं जिन्हें कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। स्किनर क्या लिखता है? स्किनर लिखता है कि महिलाओं में शारीरिक कार्य करने की क्षमता कम पाई जाती है और पुरुषों में शारीरिक कार्य करने की क्षमता अधिक पाई जाती है। स्किनर क्या लिखता है कि महिलाओं में शारीरिक कार्य करने की क्षमता कम पाई जाती है और पुरुषों में शारीरिक कार्य करने की क्षमता अधिक पाई जाती है। स्किनर की दूसरी परिभाषा है कि लड़कियां कला, कौशल और संगीत में योग्य होती है। स्किनर लिखता है कि लड़कियां हैं ये कला, कौशल और संगीत में योग्य होती है तथा लड़के गणित और विज्ञान में श्रेष्ठ होते हैं। तथा लड़के हैं वो गणित और विज्ञान में श्रेष्ठ होते हैं। तो देखें स्टेनले हॉल क्या लिखते हैं? स्टेनले हॉल प्रकृति ने ही लिंग के आधार पर, प्रकृति ने ही लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर महिला और पुरुष में, लिंग के आधार पर महिला और पुरुष में, महिला और पुरुष में इतने अधिक शारीरिक अंतर किए हैं, इतने अधिक शारीरिक अंतर किए हैं जिन्हें कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता, पूरा नहीं किया जा सकता। स्किनर की परिभाषा देखें। महिलाओं में शारीरिक कार्य करने की क्षमता कम पाई जाती है, शारीरिक
कार्य करने की क्षमता कम पाई जाती है तथा पुरुषों में शारीरिक कार्य करने की क्षमता, शारीरिक कार्य करने की क्षमता अधिक पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। उसके बाद फिर एक स्किनर की परिभाषा है। स्किनर लिखता है कि लड़कियां कला, कौशल और संगीत में योग्य होती है। कला, कौशल और संगीत में योग्य होती है तथा लड़के गणित और विज्ञान में श्रेष्ठ होते, तथा लड़के गणित और विज्ञान में श्रेष्ठ होते। नोट करें। चले आगे। उसके बाद आता है सामाजिक व आर्थिक स्तर के आधार पर अंतर। स्किनर उल्टा बता गए हैं। उसके बाद कौन सा है? सामाजिक व आर्थिक स्तर के आधार पर अंतर। सामाजिक व आर्थिक स्तर के आधार पर अंतर। आर्थिक व सामाजिक स्तर के आधार पर अंतर, और इसका समर्थन किसने किया है? इसका समर्थन किया है एडलर ने। एडलर वही व्यक्ति है जिसे व्यक्तिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, और एडलर ने ही सबसे पहले व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग किया है। अब देखें, एडलर क्या लिखता है कि सामाजिक और आर्थिक स्तर के आधार पर समाज में दो प्रकार के वर्ग पाए जाते हैं, अमीर वर्ग और गरीब वर्ग। जो अमीर वर्ग है और गरीब वर्ग है, दोनों ही लोगों के रहन सहन में, खान पान में, वेशभूषा, रीति रिवाज, आचार व्यवहार, स्वभाव आदि सभी में अंतर पाया जाता है। और यही अंतर किसके नाम से जाना जाता है? यही अंतर व्यक्तिगत विभिन्नताओं के नाम से जाना जाता है। क्लास के लास्ट में आज बात करेंगे, चिंता ना करें आप, ठीक है। यही अंतर किसके नाम से जाना जाता है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं के नाम से जाना जाता है। तो देखें, एडलर ने सामाजिक व आर्थिक आधार पर
समाज में दो वर्ग बताए हैं। आर्थिक आधार पर समाज में दो वर्ग बताए हैं। दो वर्ग बताए हैं, अमीर वर्ग, गरीब वर्ग। गरीब वर्ग। दोनों ही वर्गों के लोगों में, दोनों ही वर्गों के लोगों में रहन सहन, खान पान, रुचि, आदत व्यवहार स्वभाव, आदत व्यवहार स्वभाव, वेशभूषा आदि सभी में अंतर पाया जाता है। आदि सभी में अंतर पाया जाता है। अब अंबानी के लड़के की शादी हुई, कितने रुपए खर्च कर दिए गए, कहां कहां से लोगों को बुलाया गया, है ना? तो वो अमीर वर्ग थे। उसके बाद आता है जाति व प्रदेश, हो गया ये। उसके बाद क्या है, जाति व प्रदेश है, छोटा ही टॉपिक अपना ये, जाति व प्रदेश। और इसका समर्थन किसने किया है? उमा चौधरी ने। जाति व प्रदेश, और इसका समर्थन किसने किया है? उमा चौधरी ने किया समर्थन। भारतीय मनोवैज्ञानिक है, समर्थन करती है उमा चौधरी। उमा चौधरी क्या लिखती है, देखें कि जाति और प्रदेश है ये भी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए जिम्मेदार है। और उमा चौधरी ने अपने पक्ष में, और उमा चौधरी ने अपने पक्ष में प्राचीन भारतीय समाज का उदाहरण दिया है कि प्राचीन भारतीय समाज 4 वर्णों में बटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चारों ही वर्णों के लोगों में रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज, रूप रंग, कार्य कर्तव्य आदि सभी में अंतर पाया जाता था। और यही अंतर किसके नाम से जाना जाता था? यही अंतर व्यक्तिगत विभिन्नताओं के नाम से जाना जाता था। तो देखें, जाति व प्रदेश, उमा चौधरी ने प्राचीन भारतीय समाज का, प्राचीन भारतीय समाज का उदाहरण दिया है, उदाहरण दिया है कि, दिया है कि प्राचीन भारतीय समाज, प्राचीन भारतीय समाज 4 वर्णों में बंटा था, 4 वर्णों में बंटा था, और
सभी वर्णों का रूप रंग और सभी वर्णों के लोगों का रूप रंग, आदत व्यवहार, स्वभाव, कार्य कर्तव्य, आदत व्यवहार स्वभाव कार्य कर्तव्य, वेशभूषा अलग 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 थी, है ना। ब्राह्मण वर्ण अलग, क्षत्रिय अलग, वैश्य और शूद्र अलग, ये सारी चीजें अलग अलग। नोट करें। फिर एक और बचेगा शिक्षा। शिक्षा के आधार पर भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं। उसके बाद अंतिम अपना कौन सा है कारण में शिक्षा है। इसके लिए कोई मनोवैज्ञानिक नहीं है, सर्वमान्य है कि शिक्षा के आधार पर समाज में शिक्षित वर्ग और अशिक्षित वर्ग, मतलब ऐसा कह सकते हैं शिक्षित लोग और अशिक्षित लोग पाए जाते हैं। शिक्षित लोग और अशिक्षित लोग दोनों ही लोगों के रहन सहन में, विचार अभिव्यक्ति में, आदत व्यवहार में, रुचि में, सामाजिकता, सहयोग, विनम्रता, ईमानदारी आदि सभी में अंतर पाया जाता है। क्योंकि अनपढ़ लोग होते हैं वो भोले वाले होते हैं, मनोविज्ञान ऐसा मानती है, और जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो कुटिल और स्वार्थी होते हैं, जो अपने हितों को अधिक महत्व देते हैं। और भोले भाले लोग होते हैं वो अनपढ़ होते हैं, वो अपने हितों के बजाय दूसरे के हितों को, क्योंकि उनमें सामाजिकता और सहयोग की भावना है वो अधिक पाई जाती है। तो देखें, शिक्षा शिक्षा के आधार पर समाज में शिक्षित वर्ग, समाज में शिक्षित वर्ग और अशिक्षित वर्ग के लोग पाए जाते हैं, और अशिक्षित वर्ग के लोग पाए जाते हैं। दोनों ही वर्गों के लोगों में रुचियों, विचार अभिव्यक्ति, आदत व्यवहार, सामाजिकता, सहयोग, नैतिकता, सामाजिकता, सहयोग, नैतिकता आदि के आधार पर, अंतर पाया जाता है। मनोविज्ञान मानती है कि शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में भी
व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है विभिन्नता होती है। शहरी लोग स्वार्थी और कुटिल होते हैं, और कुटिल होते हैं, तथा ग्रामीण लोग भोले भाले तथा सहयोगी होते हैं। आप नोट करो, मैं इतने थोड़ी सी चाय पी लेता हूँ। चले आगे। ये टॉपिक सेकंड ग्रेड में भी है, रीट परी में भी है, रीट मेंस में भी है, पीटीआई में भी है। एक प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि आप अध्यापक हैं, आप अध्यापक हैं और अध्यापक होने के नाते आप कक्षा के विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार समायोजित करेंगे। आप एक अध्यापक हैं, आप एक अध्यापक हैं, अध्यापक होने के नाते आप कक्षा और विद्यालय के विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार समायोजित करेंगे। वो उपाय बताने, 8-10 उपाय हैं जिसके आधार पर आप बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को क्या करेंगे, समायोजित करेंगे। तो देखें, कक्षा और विद्यालय के, कक्षा और विद्यालय के बालकों की, विद्यालय के बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नता को
व्यक्तिगत विभिन्नता को, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समायोजित करने के तरीके, विभिन्नताओं को समायोजित करने के तरीके, कि अध्यापक है वो किन तरीकों के आधार पर बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संतुलित करेंगे। तो देखें आप, पहला तरीका कौन सा है? बाल केंद्रित शिक्षा को लागू करना। सर्वोत्तम तरीका यही है। बालक की योग्यता, क्षमता और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार बालक को शिक्षा दी जाए, तो बाल केंद्रित शिक्षा को लागू करना। दूसरा है कि ऐसे बालक जिन्हें कम दिखाई देता है, कम सुनाई देता है, उन्हें कक्षा में सबसे आगे बिठाया जाए। ऐसे बालक जिन्हें कम दिखाई देता है, कम सुनाई देता है, उन्हें कक्षा में सबसे आगे बिठाया जाए। तीसरा है, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या को सीमित रखा जाए, 1:30, है ना, 30 विद्यार्थी और 1 अध्यापक। चौथा है, अध्यापक बालकों के प्रति व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे, प्रत्येक बालक को अच्छे से जांच परख और निरीक्षण करें। अध्यापक है वो बालकों के प्रति व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे। पांचवा है, छोटी छोटी बातों पर बालक को अधिक दंड ना दिया जाए। बालक ने कुछ गलती कर दिया तो बालक को समझा दिया जाना चाहिए, बालक को दंडित ना किया जाए। उसके बाद है, मूल्यांकन प्रक्रिया में निष्पक्षता को बनाए रखा जाए, अर्थात जिस बालक के जितने नंबर आ रहे हैं उस बालक को उतने ही नंबर दिए जाएं, जानकारी के आधार पर या पैसे के आधार पर बालक को नंबर ना दिए जाएं। समय समय पर अध्यापक अभिभावक बैठकों का आयोजन करना, है ना, समय समय पर अध्यापक अभिभावक बैठकों का आयोजन है वो किया जाए। बालकों को महापुरुषों, स्वतंत्रता सेनानियों के अच्छे उदाहरण दिया जाए। बालकों के सामने महापुरुषों के और स्वतंत्रता सेनानियों के उदाहरण दिया जाए। जो बालकों हैं, बालकों को पाठ्य सहगामी क्रियाओं के लिए प्रेरित किया जाए, जैसे खेल कूद, कला कौशल, संगीत, क्योंकि ये बालक में मानसिक विकास को, शारीरिक विकास को और सभी प्रकार के विकास को अग्रसित करती है, बढ़ावा देती है। बालक को स्वयं करके सीखने के लिए प्रेरित किया जाए, कि बालक है वो ज्यादा से ज्यादा स्वयं करके कार्य करे, जिसकी वजह से बालक अपने आप को समझ सके। बालक को आत्म चेतना और आत्म सम्मान का ज्ञान देना, कि आपको क्या करना और क्या नहीं करना है। ये सारी चीजें हैं जिनके माध्यम से अध्यापक हैं वो कक्षा के विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समायोजित करेंगे। तो पहला देखें, बाल केंद्रित, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाल केंद्रित शिक्षा को लागू करना, अर्थात बालकों की योग्यता, क्षमता, रुचि और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार बालक को शिक्षा दी जाए। दूसरा है, बाल केंद्रित शिक्षण विधियों, बाल केंद्रित शिक्षण विधियों
और शिक्षण सहायक सामग्री को काम में लिया जाए, और शिक्षण सहायक सामग्री को काम में लिया जाए। तीसरा, ऐसे बालक जिन्हें कम दिखाई और कम सुनाई देता है, और कम सुनाई देता है, उन्हें कक्षा में आगे बिठाया जाए। ठीक, सुनाई देता है, उन्हें कक्षा में आगे बिठाया जाए। नोट करें। चलिए आगे, चौथा देखें। कक्षा में अध्यापक विद्यार्थी अनुपात, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कम रखा जाए, ऐसे लिख लेते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या को, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या को कम रखा जाए, कम रखा जाए। कितना कम रखा जाए तो देखें, प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक विद्यार्थी अनुपात कितना होना चाहिए? प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक विद्यार्थी अनुपात, और प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक विद्यार्थी अनुपात कितना है? 1:30 होना चाहिए। उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 6 से 8, उच्च प्राथमिक विद्यालय में ये अनुपात कितना होगा? ये अनुपात होगा 1:35। ये कितना हो जाएगा? 1:35 हो जाएगा। अध्यापक विद्यार्थियों के प्रति व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे। अध्यापक विद्यार्थियों के प्रति व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे। छोटी छोटी बातों पर बालक को, छोटी छोटी बातों पर बालक को अधिक दंड ना दिया जाए।
बालक को अधिक दंड न दिया जाए। बालक के सर्वांगीण विकास के लिए, बालक के सर्वांगीण विकास के लिए, बालक के सर्वांगीण विकास के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं को महत्व दिया जाए। पाठ्य सहगामी क्रियाओं को, पाठ्य सहगामी क्रियाओं को महत्व दिया जाए। बालकों को महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों के उदाहरण दिए जाए। स्वतंत्रता सेनानियों के उदाहरण दिए जाए। नोट करें। नोट करें। उसके बाद समय समय पर अध्यापक अभिभावक बैठकों का आयोजन किया जाए। समय समय पर, समय समय पर अध्यापक अभिभावक बैठकों का आयोजन किया जाए। बैठकों का आयोजन किया जाए। बालक को स्वयं कार्य करके सीखने के लिए प्रेरित किया जाए। बालक को स्वयं कार्य करके सीखने के लिए प्रेरित किया जाए। प्रेरित किया जाए। मूल्यांकन प्रक्रिया में निष्पक्षता को बनाए रखा जाए। मूल्यांकन प्रक्रिया में निष्पक्षता को बनाए रखा जाए। बालक को आत्म चेतना और आत्म सम्मान का ज्ञान दिया जाए। बालक को आत्म चेतना और आत्म सम्मान का ज्ञान दिया जाए। नोट करें।